नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील राठौड़ ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में कुछ बात की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी होगी। साथियों, आने वाले दिनों में राजस्थान में कुछ और भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम जो 19 तारीख को प्रस्तावित है, उसके बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा, रीट और भी खूब सारे जो एग्जाम्स हैं वो आने वाले समय में राजस्थान में होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान भूगोल की यह क्लासरूम सीरीज आज से फिर से शुरू की है। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आज हम राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के वन्य जीव संपदा के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, राजस्थान में वन्य जीव और उनके संरक्षण के लिए हमेशा से ही कठोर कदम उठाए गए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में वन्य जीव संसाधनों की, तो भारत में असम राज्य के बाद, असम का नाम बदलकर असम हो गया है, तो असम राज्य के बाद भारत में सर्वाधिक वन्य जीव संपदा राजस्थान में है। तो असम के बाद राजस्थान का वन्य जीव संसाधनों की दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान है। अब ये जो वन्य जीव संसाधन है, ये वन्य जीव संसाधन मूल रूप से अपने प्राकृतिक आवास यानी वनों में निवास करते हैं। तो यदि इन वन्य जीवों का संरक्षण करना है, तो पहले हमें उनके जो प्राकृतिक आवास है वनों का संरक्षण करना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1952 में, ध्यान रखना, 1952 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी। 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी और इस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के 33% क्षेत्र पर, भारत के 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब यह जो लक्ष्य है, यह भारत के साथ साथ भारत के सभी राज्यों को पूरा करना था। हालांकि यह लक्ष्य अभी तक ना तो भारत से पूरा हुआ है और ना ही राजस्थान में यह लक्ष्य पूरा हुआ है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति वाले टॉपिक में, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो 1952 में काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी। तो यह राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की गई थी और 1988 में, 1988 में इसी राष्ट्रीय वन नीति का संशोधित, तो संशोधित जो वन नीति है, यह वन नीति 1988 में जारी की गई थी। 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है, उसी की ये संशोधित वन नीति थी। इसी तरह फरवरी 2010 में, काफी महत्वपूर्ण है, फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा, अभी ये RAS प्री एग्जाम में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में, ध्यान रखना है इसको। तो फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली राज्य वन नीति, तो राजस्थान सरकार की जो पहली वन नीति है, यह वन नीति जारी की गई थी फरवरी 2010 में, ध्यान रखना है और काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो वनों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर 1952 में राष्ट्रीय वन नीति, जिसके अंतर्गत भारत के 33% क्षेत्र पर वनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 1988 में इसी का संशोधित जो रूप है, संशोधित वन नीति के रूप में जारी किया गया था और फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की पहली राज्य वन नीति जारी की गई थी। अब हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन्य जीवों की। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही काफी प्रयास किए गए हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्राचीनतम लिखित जो उल्लेख हमें मिलता है, तो वो प्राचीनतम जो लिखित उल्लेख है, यदि हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की, तो वन्य जीव संरक्षण का जो प्राचीनतम लिखित उल्लेख है, जो संभवतः
हमें प्राप्त है प्राचीनतम लिखित उल्लेख, तो ये ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी में, ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी में यह सम्राट अशोक के काल में मिलता है। ध्यान रखना, सम्राट अशोक के काल में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यह प्राचीनतम लिखित उल्लेख वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित हमें मिलता है। अब अगर हम रियासती काल की बात करें तो रियासती काल में सबसे पहले 1901 में, ध्यान रखना इसको, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो 1901 में सबसे पहले टोंक रियासत में, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो 1901 में टोंक रियासत में पहली बार शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध 1901 में टोंक रियासत में लगाया गया था। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की कि वन्य जीवों के संरक्षण का जो प्राचीनतम लिखित उल्लेख मिलता है वह हमें सम्राट अशोक के काल में मिलता है, ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में, और 1901 में टोंक रियासत में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। राजस्थान की ये पहली रियासत थी जहां पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आजादी के बाद 1951 में, ध्यान देना, 1951 में राजस्थान वन्य पशु एवं राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, यह काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको ध्यान रखें, आप इसको अच्छे से याद करने का प्रयास करें। 1951 में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये हम बात कर रहे हैं 1951 की। उसके बाद हमारे यहां पर 1955 में हमारे यहां पर जो रियासत काल के शिकारगाह थे, जो आखेट क्षेत्र थे रियासत कालीन, ऐसे 5 रियासत कालीन जो शिकारगाह थे, इन शिकारगाहों को यहां पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी इन शिकारगाहों को अब वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया था। यानी अब इनको जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। 1955 में हमारे यहाँ पर पहली बार वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए थे जो रियासत कालीन शिकारगाह थे। तो सबसे पहले 1955 में 5 ऐसे रियासत कालीन शिकारगाहों को जो है वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया। यानी यहाँ पर पहली बार वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए थे, यहाँ पर शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये कुछ बातें हैं, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, तो ये तो हमने बात की वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान में भी जो है वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। आप ध्यान दें कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के भाग 4, ध्यान देना, भारतीय संविधान के भाग 4 और भाग 4 के 2 अनुच्छेदों में, भाग 4 के 2 अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो 2 अनुच्छेद हैं, पहला 48 क और दूसरा है 51 क। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क और 51 क में भी वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान यहां संविधान में भी है। अब हमारा जो वन्य जीव है, यह वन्य जीव पहले राज्य सूची का विषय था। ध्यान देना, ये जो है
पहले राज्य सूची का विषय था। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। तो इस 42वें संविधान संशोधन में इस वन्य जीव संपदा को राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो यहां पर महत्वपूर्ण है, यानी वन्य जीव संपदा का जो विषय है, इस विषय पर अब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें नियम बना सकती है। पहले यह केवल राज्य सूची में था, यानी इस पर केवल राज्य सरकारें ही नियम बना सकती थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इस वन्य जीव संपदा को समवर्ती सूची का विषय घोषित किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात, 1972 में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये भी, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देना इसको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी अब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक और कठोर कदम उठाया गया था, जिससे वन्य जीवों के शिकार पर और प्रतिबंध लगाए जा सके। और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में पहले लागू किया गया था, राजस्थान में 1 साल बाद लागू किया गया था। तो देखते हैं हम कि यह भारत में कब लागू हुआ था। तो भारत में यह 9 सितंबर 1972 को भारत में यह लागू किया गया था, 9 सितंबर 1972 को। तो ये भारत में 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। और इसके अगले साल 11 सितंबर 1973 यहां यह लागू किया गया था, कहां पर? राजस्थान में। तो भारत में 9 सितंबर, हालांकि ये जो अधिनियम है, यह अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो सवाल ये आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। अब लागू उसको भारत में 1972 में ही कर दिया गया था। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में यह 11 सितंबर 1973 को पारित किया गया था। अब 1973 में ही भारत में, भारत का जो राष्ट्रीय वन्य जीव है बाघ, तो बाघों के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। हम उसकी चर्चा करेंगे, आप चाहें तो एक बार इसको भी सेव कर लें। चलिए, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो इस बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजनाओं की जो है शुरुआत की गई थी। बाघ परियोजना यह शुरू की गई थी 1973 में। 1973 में भारत में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। भारत के राष्ट्रीय जीव बाघों के संरक्षण के लिए, उसके शिकार पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि के लिए। और यह जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी, तो इस बाघ परियोजना के या टाइगर प्रोजेक्ट के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष तो ये थे जोधपुर के निवासी श्री कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो बाघ परियोजनाओं के पहले अध्यक्ष थे, और इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये भारत के या बाघ परियोजनाओं के पहले अध्यक्ष थे कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1973 में यह बाघ परियोजना भारत के 4 वन्य जीव अभयारण्यों में जो है शुरू की गई थी। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि कौन कौन से अभयारण्य में यह बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो देखें भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव अभयारण्य है, भारत में
सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अभी भारत में लगभग 500 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें से लगभग 100 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हम भारत के भूगोल में इसकी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत की सर्वाधिक बाघ परियोजनाएं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान देना इस बात का। तो यहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब अगर हम बात करें कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो यह राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क नैनीताल जिले में है। राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। और 1936 में इसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कहां पर है? यह है उत्तराखंड में। और बाद में एक मशहूर शिकारी जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका जो नामकरण है वो कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जब भारत में 1973 में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, तो भारत की पहली बाघ परियोजना भी इसे ही बनाया गया था। तो अगर हम बात करें कि भारत की जो है पहली बाघ परियोजना कौन सी है, तो भारत की प्रथम बाघ परियोजना भी हेली नेशनल पार्क या प्रथम बाघ परियोजना हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये 1973 में इसको बाघ परियोजना बनाया गया था। उससे पहले 1936 में इसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो ये हो गया पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का और पहली बाघ परियोजना। अब अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह है लेह क्षेत्र में। लेह जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर से अलग करके, तो इस लेह क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमने बात की हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? यह है लेह क्षेत्र में। अब हमने भारत की पहली बाघ परियोजना की बात की है, वो थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, तो भारत की जो सबसे बड़ी बाघ परियोजना है यह है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बाघ परियोजना
यह कहाँ है मित्रों? यह है आंध्र प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन सागर बाघ परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में, और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना तो पहले यह थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन उसके बाद एक नया जो बाघ परियोजना बन गई थी, नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है 2 राज्यों में फैला हुआ है। यह फैला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इन 2 राज्यों में फैला हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान में भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। तो अब आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में वन्य जीवों की क्या स्थिति है। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान में वन्य जीवों की स्थिति की। तो साथियों, राजस्थान में जो वन्य जीव है यह प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षित और संरक्षित किए गए हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीवों की स्थिति, यानी हमारे जो वन्य जीव हैं ये वन्य जीव कहाँ कहाँ पर सुरक्षित है। तो साथियों, सबसे पहले राजस्थान में वन्य जीवों के लिए है राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में इन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। इसी तरह भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट है बाघ परियोजना, तो राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं जहां पर बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य जिनकी संख्या हमारे यहाँ पर 26 है। उसके बाद हमारे यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व हैं जिनकी कुल संख्या हमारे यहाँ पर 11 है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र जिनकी संख्या हमारे यहाँ पर 33 है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जंतुआलय हैं, इन जंतुआलयों की संख्या हमारे यहाँ पर 5 है राजस्थान में। फिर हमारे यहाँ पर मृगवन है जिनकी संख्या 7 है, और मृगवन के बाद हमारे यहाँ पर जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क, और इनकी संख्या अभी तक हमारे यहाँ पर 3 है। कुछ और जो है निर्माणाधीन है, आने वाले समय में उनको शामिल कर दिया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान के जो वन्य जीव है ये वन्य जीव निम्न स्थानों पर सुरक्षित किए गए हैं, संरक्षित इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, संरक्षण प्राप्त है इनको यहाँ पर। आप इनको भी एक बार नोट कर लें। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेते हुए विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, उसके बाद दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। तो हम 1 बाय 1 सबकी चर्चा करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। तो साथियों, यह एक रियासतकालीन शिकारगाह था, और मैंने बात की थी 1955 में राजस्थान के 5 रियासती शिकारगाहों को अभयारण्य घोषित किया गया था। तो उसमें से एक जो शिकारगाह ये भी था।
तो यहाँ बात करेंगे 1955 में। 1955 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। इनको आप ध्यान रखें, 1955 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। और अभयारण्य रहते रहते ही 1973 में 1973 में जब भारत में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, तब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भी बाघ परियोजनाओं में शामिल किया गया था। तो इसे 1973 में बाघ परियोजना घोषित किया गया था। तो अब ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात, यह राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो 1973 में इसे बाघ परियोजना घोषित किया गया और इस बाघ परियोजना को कहते हैं भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर इसे कहा जाता है। तो सवाल यदि आता है कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण तारीख सामने आती है, वह आती है 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ था और 1 नवंबर 1980 को इस अभयारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो अब ये राजस्थान का प्रथम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये राजस्थान का पहला और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महत्वपूर्ण बात, राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी ये है और राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी ये है। अब सन 2010 में रणथंभौर को जो है, या रणथंभौर में ध्यान देना, 2010 में रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन, यह भी एग्जाम में पूछा गया था, रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन। तो बाघों की जो बाघों का संरक्षण है, बाघों के संरक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए इस बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 2010 में। तो ये भी आप ध्यान रखें कि राजस्थान में बाघ संरक्षण फाउंडेशन कौन सी बाघ परियोजना में स्थापित किया गया है, तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर बाघ परियोजना में स्थापित किया गया है। और 2015 में जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो बफर क्षेत्र है, इस बफर क्षेत्र में टोंक का आमली वनखंड आता है। ध्यान देना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो बफर क्षेत्र है, इस बफर क्षेत्र में आमली वनखंड कहाँ पे है? ये आमली टोंक जिले का गांव है। तो इस आमली वनखंड में सफारी कार्यक्रम शुरू किया गया, सफारी कार्यक्रम। और ये सफारी कार्यक्रम कौन सा है? यह टाइगर सफारी। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि रणथंभौर में टाइगर सफारी कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है आमली वनखंड में। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि यदि आप इस राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक दर्शनीय स्थल और इसके साथ साथ और कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात हम और करना चाहेंगे कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के गुना तक यहाँ पर एक बाघ गलियारा निर्मित किया जा रहा है।
बाघ गलियारा या टाइगर कॉरिडोर। तो यह टाइगर कॉरिडोर जो है कहाँ पर है, यह रणथंभौर से गुना, गुना कहाँ है साथियों, गुना है मध्य प्रदेश में। तो रणथंभौर से गुना तक जो है बाघ कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है ये भी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पहुँचे हैं रणथंभौर में तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रणथंभौर दुर्ग। थंब पर्वत पर स्थित यह रणथंभौर दुर्ग जो है यह साके के लिए भी प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान के समय यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर साका हुआ था, उसके लिए यह दुर्ग प्रसिद्ध है। इसी तरह यहाँ पर स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, काफी महत्वपूर्ण है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसी तरह यहाँ पर जोगी महल स्थित है, यह भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्थित है कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अब यहाँ पर कुछ झील और तालाब भी है, तो उसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक जो हैं जल के स्रोत आपको नजर आएंगे। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेगा पद्म तालाब। पद्म तालाब यहाँ का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। पद्म तालाब के अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा मलिक तालाब, और मलिक तालाब के अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा राजबाग झील। राजबाग झील, तो ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख तालाब यहाँ के हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये सभी स्थित है। तो आप इनको भी एक बार स्क्रीनशॉट में सेव कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की एक महत्वपूर्ण वन्य जीव की जो काफ़ी समय तक चर्चा में रहा है, उसके कारण इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का काफ़ी महत्व बढ़ गया था। तो इसको एक बार आप सेव करें। तो ये यहाँ के प्रमुख जो है दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब हम यहाँ के एक प्रमुख वन्य जीव की बात करते हैं साथियों, और यह प्रमुख वन्य जीव यहाँ का आप जान गए होंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान की जो शान रही है, जिसके कारण यह वन्य जीव अभयारण्य, यह राष्ट्रीय उद्यान लोगों के आकर्षण का जो है यह केंद्र बना रहा है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की बागिन T16, जिसका नाम था मछली। तो साथियों ये जो T16 टाइग्रस 16, जिसके सर पर मछली की आकृति होने के कारण इसको मछली नाम दिया गया था, और यह विश्व की सबसे अधिक उम्र की बाघिन थी। साथियों 18 अगस्त 2016 को इसकी मृत्यु हुई थी। ध्यान देना, बाघिन T16 इस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव। हालांकि यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में 500 से अधिक प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं, जिसमें पक्षियों की प्रजातियां हैं, सरीसृप की यहाँ पर प्रजातियां हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वन्य जीवों की भी प्रजातियां मौजूद है। लेकिन जो आकर्षण का केंद्र रहा है वह हमेशा ही यहाँ की बाघिन T16 या मछली रही है। तो साथियों जब 18 अगस्त 2016 को इसकी मृत्यु हुई थी, 18 अगस्त 2016 को इस बाघिन की जब मृत्यु हुई थी तो यह 19 साल से अधिक आयु की थी। साथियों बाघ जो होते हैं उनकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष तक होती है, तो यह लगभग 19 वर्ष से अधिक जीवित रही है। तो यह अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु रह जाता है। तो ये विश्व की सर्वाधिक उम्र की बाघिन रही है।
विश्व की सर्वाधिक उम्र की बाघिन, क्योंकि बाघों में 19 वर्ष से अधिक आयु जो है यह काफ़ी मुश्किल है। औसत आयु 12-13 वर्ष तक रहती है, तो 19 वर्ष जो है यह काफ़ी अधिक जो है वो रहता है। अब इसी कारण इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान देना, बीबीसी द्वारा इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान देना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाला यह एकमात्र वन्य जीव है। ध्यान देना, काफी महत्वपूर्ण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाला यह विश्व का एकमात्र वन्य जीव है। तो सोचें इसका महत्व कितना अधिक रहा होगा। और यह गूगल पर सर्च की जाने वाली सबसे अधिक सर्च की जाने वाली बाघिन है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अब 18 अगस्त 2016 को जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका जो दाह संस्कार है, ध्यान देना, इसका जो दाह संस्कार है यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की ही आमा घाटी में इसका जो है दाह संस्कार किया गया था। और इस बाघिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर इसको दिया गया था। सोचें इस बात से इसका कितना महत्व बढ़ जाता है। या गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया गया, तो सोचें इसका महत्व कितना अधिक रहा होगा। तो सवाई माधोपुर के तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे कैलाश चंद्र वर्मा, ध्यान देना, कैलाश चंद्र वर्मा, जो उस समय के सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर थे, तो इनके द्वारा, स्वयं इनके द्वारा इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो कितना महत्व इस बाघिन का, इस वन्य जीव का रहा होगा। साथ ही साथ ये जो बाघिन है, इस बाघिन पर कई सारी मूवीज बनी हैं, इस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। साथ ही साथ इसके कई सारे उपनाम भी इसके दिए गए हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसके उपनाम की, तो इसको कहा जाता है लेडी क्वीन ऑफ लेक, लेडी क्वीन ऑफ लेक, झील की रानी। और इसको कहा जाता है क्रोकोडाइल किलर, क्रोकोडाइल किलर। तो लेडी क्वीन ऑफ लेक और क्रोकोडाइल किलर इसको कहा जाता है। साथियों, कहते हैं कि एक बार अपने शावक को बचाने के लिए इसने वहां स्थित मगरमच्छ पर, 10 फीट लंबा जो मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ पर ही आक्रमण इसने कर दिया था। उसमें इसके दांत भी टूट गए थे, और दांत टूटने के कारण यह उसके बाद शिकार करने में काफ़ी जो है असमर्थ हो गई थी। तो काफ़ी समय तक यह जो वहाँ के कर्मचारी थे उस वन्य जीव अभ्यारण्य के, उसकी निगरानी में इसको रखा गया था। तो उस मगरमच्छ का शिकार करने के लिए इसको क्रोकोडाइल किलर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बाघिन थी, इस बाघिन पर कई सारी मूवी बनी है, तो हम उस पर बनी कुछ जो फिल्में हैं उनकी हम बात करेंगे कि इस पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में बनी थी। तो इस बाघिन पर रणथंभौर क्वीन नामक मूवी बनी थी, रणथंभौर क्वीन नामक इस पर मूवी बनी थी। और क्वीन ऑफ द टाइगर, क्वीन ऑफ द टाइगर, इस नाम से भी इस पर मूवी बनी थी। और डेंजर द टाइगर पैराडाइज, डेंजर द टाइगर पैराडाइज, तो इन नामों से भी इस पर जो है मूवीज बनी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण यह वन्य जीव था इस राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये इस टाइगर मछली पर, मछली जो है टाइग्रेस, इस पर बनने वाली कुछ मूवीज थी। साथ ही साथ केरल के एक फिल्मकार थे,
केरल के एक फिल्मकार थे नल्लू मुथु। नल्लू मुथु, तो नल्लू मुथु ने इस मछली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था टाइगर क्वीन। टाइगर क्वीन, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो इस बाघिन पर बनाई गई थी। और इस टाइगर क्वीन नामक जो डॉक्यूमेंट्री है, इस टाइगर क्वीन डॉक्यूमेंट्री को जो है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर, सॉरी डिस्कवरी चैनल पर, इसको डिस्कवरी चैनल पर लंदन से प्रसारित किया गया था। तो डिस्कवरी चैनल पर यह प्रसारित की गई थी। तो यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म केरल के जो फिल्मकार थे नल्लू मुथु, तो नल्लू मुथु द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। किस नाम से? यह बनाई गई थी टाइगर क्वीन के नाम से। और इस टाइगर क्वीन नामक डॉक्यूमेंट्री को लंदन से डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह जो है वन्य जीव यहाँ का रहा है। हालांकि वहाँ के जो वन्य जीव प्रेमी हैं रणथंभौर के, उनकी ये मांग थी कि इसकी एक जो मूर्ति है वह मूर्ति राजीव गांधी मेमोरियल जो वहाँ पर म्यूजियम है वहाँ पर इसकी मूर्ति स्थापित की जाए। उसके प्रयास भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी बाघिन के नाम से, इस बाघिन के कुल 11 शावक हुए थे। मछली के 11 शावक हुए थे जिन्होंने इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में साथ ही साथ जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर भी आने वाले समय में बाघों की संख्या वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। वर्तमान में यहाँ पर जो अधिकतर जो बाघ हैं वो इसी के वंशज हैं। इसका जो एक बेटी थी T16 की बेटी T17, जिसकी हम बात करेंगे सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में, जिसको यहाँ से माइग्रेट किया गया था T17, जिसका नाम बाद में कृष्णा रखा गया था। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की जो एथलीट थी कृष्णा पूनिया, तो कृष्णा पूनिया के नाम पर उसका नाम कृष्णा रखा गया था T17। उसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, कहाँ पर? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में। तो ये यहाँ के जो प्रमुख वन्य जीव हैं बाघिन T16 मछली, 18 अगस्त 2016 को जिसकी मृत्यु हो गई थी और यह विश्व की सर्वाधिक उम्र की बाघिन थी। तो ये मछली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों ये बात हमने की यहाँ की वन्य जीवों की। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी जो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए आए थे, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण जो सेलिब्रिटी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन के साथ सन 2000 में यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे कि इंग्लैंड की कौन सी महारानी इस राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के लिए आए थे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं बिल क्लिंटन, वो सन 2000 में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे, जिससे यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से जो है इसने अपनी पहचान बनाई थी। उससे पहले इंग्लैंड की कौन सी महारानी यहाँ पर भ्रमण के लिए आई थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हमने की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारियाँ जो है वो पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम राजस्थान के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है उसकी हम इसी तरह विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम आने वाला है
साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट भी घोषित हो गई है। पटवार का एग्जाम भी राजस्थान में आने वाला है। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से सवाल आपको हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो आप बड़ी गहनता से इन टॉपिक का अध्ययन करते रहें। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को लगातार अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।